आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, डिसीजंस ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल्स का स्पेलिंग है TRIBUNALS, ट्राइब्यूनल्स। फिफ्थ लिखिएगा ज्यूरिस्टिक वर्क, JURISTIC, ज्यूरिस्टिक वर्क, ज्यूरिस्टिक वर्क। सिक्स्थ लिखिएगा डिसीजंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, decisions of organs of international institutions। एंड सेवंथ लिखिएगा अदर सोर्सेस, सेवंथ इज अदर सोर्सेस। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरा नोट कर लें और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। ये जो फर्स्ट 3 सोर्सेज मैंने आपको लिखवाए हैं, इनके सामने ब्रैकेट ड्रॉ करके लिख लें, लेकिन अगर आप ब्रैकेट नहीं, पेपर पे नहीं लिख रहे हैं इस तरह, तो आप लिख लें कि जो फर्स्ट 3 सोर्सेज हैं इनको हम कहते हैं डायरेक्ट या फिर फॉर्मल, दोनों नाम इनके लिए यूज होते हैं, डायरेक्ट या फिर फॉर्मल या फिर प्राइमरी, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेनली इनको डायरेक्ट फॉर्मल सोर्सेज, डायरेक्ट या फिर फॉर्मल सोर्सेज कहा जाता है। और बाकियों को सेकेंडरी भी कहते हैं, लेकिन मेनली जो इनके लिए नाम यूज करते हैं पेपर्स में अक्सर आए हुए, दैट इज इनडायरेक्ट और मटेरियल सोर्सेज, इनडायरेक्ट और मटेरियल सोर्सेज। अच्छा, एक और स्टेटमेंट लिख लें, लिखिए जरा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38(1), 38 and then 1 in bracket, according to article 38(1) of statutes, STATUTES, statutes of ICJ, statutes of ICJ, लिखिए only first 5 are the sources of international law, only first 5 are the sources of international law, only first 5 are the sources of international law। अच्छा, अब जरा देखिएगा ये चीजें मैंने क्यों लिखवाई हैं। पेपर में क्वेश्चन आता होता है राइट अ नोट ऑन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आपने पहले से लेके 7वीं तक सारे लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता होता है राइट अ नोट ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तब भी आपने सारे लिख लेने हैं। क्वेश्चन आता होता है राइट अ नोट ऑन फॉर्मल एंड मटेरियल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, फिर भी आपने ये सारे लिखने, फॉर्मल पहले 3 होते हैं, मटेरियल बाकी सारे हो गए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता होता है राइट अ नोट on sources of international law mentioned in article 38(1) of statutes of ICJ, ठीक हो गया। तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ 5 लिखने हैं, 5 सोर्सेज, फिर आपने छठा और 7वां नहीं लिखना है, क्योंकि आर्टिकल स्टेट्यूट्स क्या होते हैं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। स्टेट्यूट वैसे रिटन लॉ को कहते हैं, ठीक है। अब स्टेट्यूट्स जो रिटन लॉ है, इसमें जो है ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह देखें, एफबीआर को डील करने के लिए एफबीआर के लॉज बनाए हुए हैं, सीडीए को डील करने के लिए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इस्लामाबाद में, उसको डील करने के लिए सीडीए का ऑर्डिनेंस है, ठीक है। इसी तरह नैब को डील करने के लिए नैब ऑर्डिनेंस है, ठीक हो गया। जुडिशरी को डील करने के लिए जुडिशियल एस्टा कोड है। इसी तरह जिस तरह मतलब हर डिपार्टमेंट को डील करने के लिए एक लॉ बनाया जाता है, इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को डील करने के लिए जो लॉ बनाया गया, उस लॉ का नाम है स्टैट्यूट्स ऑफ आईसीजे, ठीक हो गया। तो उसके आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 5 सोर्सेज है इंटरनेशनल लॉ के, और वो ये 5 हैं, ठीक हो गया। इधर मैंने आप लोगों को लिखवाया है फर्स्ट 5 आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो काइंडली एक चीज ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट 5 आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ से मतलब ये नहीं कि आप पेपर में लिख लेंगे जी ओनली फर्स्ट 5 आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। उधर आप लिखेंगे फॉलोइंग आर दी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये चीज इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि कहीं झूले लाल होते हैं जो चीजों को बस उसी तरह डायरेक्ट लिख के आ जाते हैं, क्लास के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते। सो फर्स्ट 5 और द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल आप पेपर में नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे फॉलोइंग आर दी, और फॉलोइंग में आप ये जो मैंने 5 लिखवाए हैं, पहले 5 इनको आप सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ लिखेंगे।
जी हारून, हम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। सो खैर है, कोई मसला नहीं है हारून। हम बस अभी स्टार्ट करने लगे हैं। पहला सोर्स जो थोड़ी सी शुरू में इंफॉर्मेशन है वो ऊपर फिजा ने की हुई है, अगर आप देखें कॉपी की हुई है, तो आप उन चीज़ों को कॉपी कर लेंगे। सोर्सेज सिर्फ अभी हम मैंने इनको बताए हैं। सो काइंडली अभी आप फॉलो कर लें फर्स्ट सोर्स से, ठीक हो गया। अच्छा फिजा, काइंडली एक काम कीजिएगा, जो दूसरी क्लास में स्टूडेंट है उनको भी मैंने कहा है कि आप जो कॉपी पेस्ट कर रही हैं वो मुझे डेली का लेक्चर जो है फेसबुक पे कर दिया करें। तो फिजा वो भी मुझे कर रही हैं, आप भी फेसबुक पे काइंडली मुझे कर दीजिएगा डेली का लेक्चर। मैं फिर इन पॉइंट्स को बनाकर, इन पॉइंट्स को मैं कंप्लीट कर कर तमाम स्टूडेंट्स के लिए सारे लेक्चर्स ये बुलेट्स में जो मैंने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का ग्रुप किया है। हाँ जी बिल्कुल, आप वर्ल्ड में कर दें। और आप अगर काइंडली जिस तरह उन स्टूडेंट्स ने मुझे उसमें भी किया हुआ है, पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके किया हुआ है, तो अगर दोनों कन्वर्ट करके एक एक लेक्चर की पीडीएफ एक का वर्ड मुझे भेज देंगे, फिर उसमें मैं थोड़ी सी जो करेक्शंस होंगी वो करके, और वो मैं इंटरनेशनल लॉ को जो मैंने ग्रुप स्टूडेंट्स को बताया उसमें कर दूंगा, ताकि कोई स्टूडेंट अगर रह भी जाए तो उधर से एटलीस्ट पॉइंट्स वो अपने उठा सके। तो ये सही फायदा हो जाएगा कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक हो गया। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, तूबा ने कहा रिपीट कर दिया और अभी उन्होंने लेफ्ट कर दिया है। एनीवे चले अब आगे चलते हैं। तो अब हमने सोर्सेज देख ली हैं, ये 7 सोर्सेज हैं। इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि काइंडली अच्छा ओके, तूबा ऐसे है कि जो सोर्सेज की लिस्ट है वो आप काइंडली ऊपर से देख लें, आपने कुछ मिस नहीं किया है। हम पहला सोर्स अभी स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप ऐसे कीजिएगा कि सिर्फ उधर से सोर्सेज की लिस्ट ऊपर से देख लेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपने पेपर में जो मैंने हायरार्की लिखवाई है इसको फॉलो करना है, ठीक हो गया। मतलब आपने इस हायरार्की में वेरी नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह इस्लामिक लॉ में कुरान सबसे पहला सोर्स है, फिर सुन्ना है और फिर बाकी सोर्सेज आते हैं। इसी तरह आपने इंटरनेशनल लॉ में भी यही तरीका, यही हायरार्की फॉलो होगी, यही तरतीब फॉलो होगी। सो आपने पेपर में लिखते वक्त भी तरतीब में गलती नहीं करनी है, और क्योंकि इसी तरतीब में फॉलो किए जाते हैं इंपॉर्टेंस के लिहाज से, ठीक हो गया। आईसीजे भी इसी तरतीब में फॉलो करता है। सेकेंडली, एक और इम्पॉर्टेंट चीज के जो आपकी किताब है उसमें क्लरिकल मिस्टेक हुई हुई है कि कस्टम को उसने फर्स्ट सोर्स लिखा हुआ है, बट कस्टम इज नॉट अ फोर्स, फर्स्ट सोर्स इज ट्रीटीज और कन्वेंशन। अब मैं फर्स्ट सोर्स पे आने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आ जाए जी फर्स्ट सोर्स पे जरा जल्दी से, फर्स्ट सोर्स पर आ जाए। लिखिए जी। फिजा एक बार एक मरतबा सोर्सेज की लिस्ट जो है वो कॉपी कर दें, कुछ स्टूडेंट्स अभी आए ताकि वो देख लें, ठीक हो गया। फर्स्ट सोर्स स्टार्ट करने लगे, दैट इज ट्रीटीज और कन्वेंशन। फर्स्ट सोर्स हम स्टार्ट करने लगे हैं, ट्रीटीज और कन्वेंशन। फिर नहीं, हाँ ठीक है, ओके सही है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं फर्स्ट सोर्स। एक चीज आपके जहन में हो कि ट्रीटीज और कन्वेंशन में स्लाइड सा डिफरेंस है, बट फॉर यू पीपल एट दिस लेवल, सीएसएस के लेवल पे इसमें कोई डिफरेंस नहीं समझा जाता। सो अगर वो पेपर में इंटरनेशनल कन्वेंशन वर्ड यूज करे या इंटरनेशनल ट्रीटीज वर्ड यूज करे, तो उसका मतलब एक ही तस्वर किया जाएगा, ठीक हो गया। सबसे पहले लिखिएगा जी, डेफिनेशन लिखिएगा ट्रीटी की, डेफिनेशन लिखिएगा ट्रीटी की। लिखिए, a treaty is an agreement whereby टू और मोर स्टेट्स। हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ है स्टार्ट में, तो हमें थोड़ा सा स्पीड काइंडली चाहिए होगी, ठीक हो गया। अ ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय टू और मोर स्टेट्स एस्टेब्लिश और सीक, एस डबल ई के, सीक टू एस्टेब्लिश a relationship between them governed by international law, between them governed by international law। इसका रेफरेंस लिख लें कि ये ट्रीटी हमने, ये डेफिनेशन हमने कहाँ से उठाई है। और ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ में बल्कि बाकी पेपर्स में भी जब आप रेफरेंस लिखते हैं तो आपको पेपर में मार्क्स जरा अच्छे मिल जाते होते हैं, ठीक हो गया। सो मैं रेफरेंस लिखवा देता हूँ, तो अगर किसी स्टूडेंट को याद रहे तो वो लाजमी इनको लिख ले पेपर में। लिखे, ये डेफिनेशन हमने उठाई है, लिखिएगा जरा। आर्टिकल 2 ऑफ आर्टिकल 2 ऑफ वियना, VIENNA, वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन on the laws of treaties, on the laws of treaties 1969, on the laws of treaties 1969। लिखिएगा जी टाइप्स ऑफ ट्रीटीज।
टाइप्स ऑफ ट्रीटीज। नंबर वन, थोड़ा सा मैं पेस बढ़ा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ ट्रीटीज, नंबर वन, लिखिएगा, लॉ मेकिंग ट्रीटीज, लॉ मेकिंग ट्रीटीज, एंड सेकंड वन इज ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। आई डोंट नो, क्योंकि ये मेरी तरफ से इशू नहीं हो सकता। अगर मेरी तरफ से इशू होता तो किसी भी स्टूडेंट को आवाज ना आती, और अगर किसी स्टूडेंट को मेरी आवाज नहीं आ रही है, इट मीन्स कि उनकी तरफ से इशू आ रहा है। ठीक है, एम आई राइट? सो मेरे ख्याल से अगर किसी को क्लियर वॉइस है, देख लें, क्लियर वॉइस है। अच्छा, ऐसे है कि सिर्फ मैं 2 मिनट वेट करूंगा, ज्यादा नहीं वेट करूंगा प्लीज। आप लोग एक मरतबा डिस्कनेक्ट होके दोबारा आ जाएं। ज्यादा वेट मैं नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। मरियम मैडम, आप हैं इधर? मैडम, आप ऑनलाइन हैं? यस सर। मैडम, ये कुछ स्टूडेंट्स की आवाज उनको क्लियर नहीं आ रही है, वो दोबारा ज्वाइन करेंगे तो जल्दी जल्दी उनको एडमिट कर दीजिएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? जी सर, बिल्कुल मैं कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, साथ साथ ही अभी भी काफी सारे स्टूडेंट वेटिंग रूम में हैं। सर प्लीज इन स्टूडेंट्स को कह दीजिए कि ये डबल डिवाइस से कनेक्ट ना करें, फिर इनके लिए भी इशू होता है और हमारे लिए भी इशू होता है। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, वो इनका मसला अब आ जाए तो सिर्फ हम इनका 2 मिनट वेट करते हैं। आप काइंडली 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट्स में बस इनको ऐड कर लें, जो जो लोग आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, मतलब जिसका आपने उनको ठीक बताया है हुआ, सर। ठीक हो गया? सो ठीक है सर, हम मैं ज्यादा वेट नहीं करेंगे, ठीक है, बस मैं 2 मिनट्स वेट कर रहा हूँ काइंडली। चलो, मैं 2 मिनट्स वेट कर रहा हूँ प्लीज। ठीक है सर, ज्वाइन कर दिया मैंने लोगों को हाँ, जिन्होंने बस हम दोबारा। 2 मिनट में मैं जनरल इनसे डिस्कशन कर लेता हूँ जो जो स्टूडेंट्स के साथ है। अच्छा, जनरली डिस्कशन थोड़ी सी ये है कि हम इंशाल्लाह थर्ड क्लास से, जो लोग अभी सुन रहे हैं ऑनलाइन, उनका टाइम ना वेस्ट हो, हम थर्ड क्लास से इंशाल्लाह ताला अपने करंट इश्यूज को और लॉ को इकट्ठा, इंटरनेशनल लॉ को इकट्ठा स्टडी करना शुरू कर देंगे। सो ऐसा है कि मैंने अभी स्टूडेंट से कहा है जिन्होंने नहीं सुना, कि वो लोग प्लीज़ काइंडली अपना जो है वो टाइम का थोड़ा ख्याल करें, कि टाइम पे थोड़ा जल्दी आ जाएं, ताकि हमारा लेक्चर ऑलरेडी 2.5 घंटे का है, बड़ा कम टाइम पीरियड है, तो उसके लिए हम हमारा टाइम वेस्ट ना हो, नंबर वन। दूसरा, फिजा, आप लोगों का कोई ऐसा बैच बना हुआ है व्हाट्सएप पे आप लोगों के पास, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें? ओके, तो फिजा ऐसे है कि काइंडली आपने उस बैच में इस तरह करना है कि, अच्छा, ऑनलाइन 6 बैच का है सिर्फ, ठीक है ठीक है। चले, बाकी भी जो बैचेस के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे देख लें, वहाँ पे आपने ये फेसबुक का जो मेरा लिंक है ये शेयर कर देना, ताकि जब मैं नोट्स साथ साथ ये पॉइंट्स भी करता रहूँ, ये नोट्स और पहले से भी जो पढ़े हुए हैं बाकी नोट्स वगैरह, वो जो है हो जाए, लोग उधर से फायदा उठा सके उनसे, चीज़ों को जो है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लें, और ये ऑनलाइन लेक्चर्स भी जरा, ठीक है? हाँ अदनान, ऐसा है कि आप लोग खुद एक दूसरे से शेयर कर लें, तो मैं इंशाल्लाह लिंक जो है ग्रुप में शेयर कर भी रहा हूँ, बार बार क्लास के आखिर में भी कर लूंगा, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि अभी आप लोग कर लें, ठीक हो गया? चलें, 2 मिनट्स हो चुके हैं। शेयर मैं आखिर में क्लास के एंड में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलिए, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लीज, अब टाइम हमारा ऑलरेडी बहुत वेस्ट हो चुका है, मैं देख लूँ सिर्फ कितने लोग हैं अभी वेटिंग में। बस ठीक है, 78 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, ठीक हो गया? ओके, 78 स्टूडेंट्स हैं अब हमारे पास, और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, फिजा, काइंडली ये जो ऊपर वाला है सोर्सेज ऑफ लॉ का, ये सारा ये जो आपने ऊपर पेज कॉपी किया हुआ है, इसको पेस्ट कर दें ताकि स्टूडेंट्स को दोबारा मिल जाए। एक बार एंड पे पेस्ट कर दें और हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली इसको दोबारा पेस्ट कर दीजिएगा, ये लास्ट जो आपने विंडो कॉपी की करके किया है। अच्छा, अब हमने देखा जी, हम आ रहे हैं डेफिनेशन के बाद हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ ट्रीटीज। टाइप्स ऑफ ट्रीटीज दो ट्रीटीज है, लॉ मेकिंग ट्रीटीज हैं एंड ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लॉ मेकिंग ट्रीटीज पे जरा पहले आते हैं, जरा लिखिएगा है क्या लॉ मेकिंग ट्रीटीज। देखिए, लॉ मेकिंग ट्रीटीज परफॉर्म लॉ मेकिंग ट्रीटीज परफॉर्म द सेम फंक्शन in in an international field
in an international field as legislation does in the state field as the legislation does in the state field. Next point, lawmaking treaties are the means through which international law can be adapted in accordance with adopted नहीं है, adapt करना, ठीक है, adapted in accordance with changing time and circumstances. अच्छा, अब ये जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज हैं, ये दो तरह के जो लॉज हैं, उन दो तरह की ट्रीटीज हम समझ लें, रेफर आगे से डेवलप करती हैं. पहला लिखिएगा, ए लिखिएगा, ट्रीटीज विच गिव लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेचर. ए लिख लें, ये अभी हम लॉ मेकिंग ट्रीटीज में फर्दर लिख रहे हैं. ट्रीटीज विच गिव लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेचर. एंड सेकेंड, बल्कि एग्जाम्पल भी इसके आगे लिख लें, यूएन चार्टर. फॉर एग्जाम्पल यूएन चार्टर. जो स्टूडेंट्स लेट हैं वो फिक्र ना करें, मैं अभी पूरा रिकैप करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो जो नहीं सुन सके, ठीक है, सो डोंट वरी. सेकंड लिखिए, ट्रीटीज विच गिव लॉ ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, या यूं लिख लें, ट्रीटीज विच गिव जनरल प्रिंसिपल्स, लॉ के बजाय ट्रीटीज विच गिव जनरल प्रिंसिपल्स. एग्जाम्पल लिख लें, लॉज ऑफ ट्रीटीज 1969. एग्जाम्पल लिखिएगा, लॉज ऑफ ट्रीटीज 1969. नेक्स्ट सेकंड टाइप पे आते हैं, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड टाइप पे, पहली टाइप हमने लिख ली है, फिर मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करूंगा. सेकंड टाइप इज ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स. लिखिए, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर entered into by two or more states and the provisions of such treaties are binding only on the parties to the treaty. And the provisions of such treaties are binding only on the parties to the treaty. Okay, मैं रिपीट कर रहा हूं. Treaty contracts are entered into by two or more states and the provisions of such treaties are binding only on the parties to the treaty. ठीक है जी, ये पेश करते हैं, मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ सारा. हमारा जो सबसे पहला सोर्स, जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉप सोर्स है, दैट इज, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में सबसे पहले ट्रीटीज और कन्वेंशंस. ठीक है, एंटर्ड, ये भी कर देंगी, ये फिजा जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगी, इसलिए फिक्र ना करें. अच्छा, कोशिश करें कि फिजा के अलावा कोई और अभी टेक्स्ट ना करे, जो टेक्स्ट आपका रह जाएगा वो फिजा कर लेंगे उधर से, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक टॉपिक के बाद में कर लें, उससे हमारी बड़ा अच्छा एक कम्बिनेशन रहेगा, जिससे हमारी चैट बॉक्स डिस्टर्ब नहीं होगा और जरा स्मूथ रनिंग हो जाएगी क्लास की. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमारे जी ट्रीटीज में सबसे पहला सोर्स हमारा ट्रीटीज था, इसको कन्वेंशन भी कहा जाता है. अब जरा समझने पे फोकस करें. ठीक हो गया. इसमें दो तरह की ट्रीटीज होती है. पहले हमने डेफिनेशन देखी, और डेफिनेशन में बात है कि दो तरह की ट्रीटीज होती है. पहली है लॉ मेकिंग ट्रीटीज, सेकंड है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स. पहली टाइप पे मैं आ रहा हूँ लॉ मेकिंग ट्रीटीज पे. देखिए, लॉ मेकिंग ट्रीटीज नेम इटसेल्फ शोज दैट लॉ मेकिंग ट्रीटीज, कि ऐसी ट्रीटीज जो लॉ को डेवलप करती हैं, जो किसी कानून को जन्म देती हैं, मीनिंग देयर बाय कि
लॉ मेकिंग ट्रीटीज जो हैं वो लेजिस्लेशन का रोल करती हैं, ठीक हो गया। एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन जिस तरह होता है एक स्टेट में, जिस तरह पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, इस तरह इंटरनेशनल फील्ड में ये जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज हैं ये एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो लेजिस्लेशन करती हैं। और देखिए नाम से पता लग रहा है लॉ मेकिंग ट्रीटीज, ऐसी ट्रीटीज जो कानून को डेवलप करती हैं, लॉ को डेवलप करती हैं। अब लॉ मेकिंग ट्रीटीज का दरअसल पर्पस क्या है? ये वक्त के साथ साथ इंटरनेशनल लॉ को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू न्यू सर्कमस्टांसेस। मतलब कोई नया इशू आया है जिसके ऊपर लॉ डेवलप नहीं हुआ, उस इशू के ऊपर पार्टीज आपस में बैठती हैं, स्टेट्स, वो स्टेट्स आपस में ट्रीटी करती हैं, एक नया लॉ डेवलप आ गया। फिर एक नया इशू आता है, फिर स्टेट्स आपस में बैठती हैं, एक नई ट्रीटी करती हैं, एक नया लॉ आ जाता है। सो दे अडेप्ट इंटरनेशनल लॉ इन अकॉर्डिंग विद चेंजिंग टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अब लॉ मेकिंग ट्रीटीज है, ये दो तरह की ट्रीटीज बनाती हैं। पहली है ट्रीटीज विच गिव लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेचर। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कहीं पे अगर लॉ में वर्ड यूनिवर्सल यूज होता है तो यूनिवर्सल से मतलब है तमाम, ठीक है जी। और अगर कहीं पे वर्ड जनरल यूज होता है तो इसका अस्सलाम मतलब वालेकुम फॉर स्टूडेंट्स। एग्जांपल इफ आई से सर आपको मेरी आवाज आ रही इस है? क्लास ने ये रेजोल्यूशन यूनिवर्सल यूनिवर्सल वोट से पास किया, मीनिंग देयर बाय कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास जो है उसने इस रेजोल्यूशन को पास होने के लिए पॉजिटिव वोट दिया। और अगर मैं कहता हूँ कि ये रेजोल्यूशन क्लास में जनरल वोट से पास हुई है, जनरल मीन की मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको पास किया। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेटिफाई इज समथिंग एल्स, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे फिजा जब हम टॉपिक, अभी हम क्योंकि हमारा टॉपिक अभी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है तो अभी हम सोर्सेज पे फोकस करेंगे। जब हमारा एक टॉपिक, अगर आपको याद हो, हमने स्टार्ट में बताया भी था कि हम लॉज ऑफ ट्रीटीज हेलो पढ़ेंगे, सर जब आपको लॉज ऑफ मेरी ट्रीटीज आवाज में आ रही समझ है? जाएंगे फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज रेटिफिकेशन और वो सारे इश्यूज, ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटीज विच गिव लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेचर, इसकी एग्जांपल है यूएन चार्टर, मीनिंग देयर बाय कि यूएन चार्टर एक ऐसी ट्रीटी है या इस तरह की कई और है जिनको यूनिवर्सल नेचर डिक्लेयर किया जाता है, जिनको जो बाइंडिंग है तमाम दुनिया के ममालिक के ऊपर। हमने फर्स्ट क्लास में एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि फर्स्ट क्लास में एक आर्टिकल पढ़ा था और आर्टिकल ये था कि अगर आपको याद हो आर्टिकल 26, कि दो स्टेट्स व्हिच आर नॉट मेंबर्स ऑफ यूएन इवन देन दे आर, मुझे हेलो तो जी मैडम की आवाज नहीं आ रही है। बिलाल आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी मैडम आवाज आ रही है, बोले। सर काफी सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे हैं ऑफिशियल नंबर पे कि उन्हें आवाज नहीं आ रही। वो 3 बजे से, मतलब 3:10 से जब से क्लास स्टार्ट है, तो मैं ये क्लास में जो अभी तक तकरीबन हमारे 71 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ, मैं इनसे ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? जी मैडम इनको तो क्लियर आ रही है आवाज। सर तकरीबन 5-10 स्टूडेंट्स ने ये इशू किया हुआ क्रिएट कि जी हमें 3 बजे से आवाज नहीं आ रही, और ये है कि क्लास हमारी ज़ाया हो रही है, नेट में कोई इशू है मतलब आपकी तरफ से। तो मैं नहीं ये जो मेरी तरफ बाकी से मैडम इसलिए इशू नहीं हो सकता कि इधर जो 70 स्टूडेंट्स हैं उनको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक हो गया। तो इसका ठीक मतलब है। है कि मेरी तरफ से नेट का इशू नहीं है। हाँ अगर हाँ, किसी स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल, बाकी स्टूडेंट्स हाँ से भी मैं यही पूछ रही हूँ कि आपको आवाज आ रही है सही क्लियर? जी जी सबको आ रही है, सबको आ रही है। अब ये सारे स्टूडेंट से मैंने पहले कंफर्म भी कर लिया, अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि क्लास में ठीक है आवाज सर। आ रही है। वो किसी का इंडिविजुअल जिसका नेट का मसला हुआ है वो टेक्निकल, उनकी तरफ से कोई टेक्निकली फ्लॉ हो रहा है, ठीक है ठीक हो सर। गया, सही है। सो ठीक अच्छा, है। काइंडली बस इसमें अब बार बार बेशक ना पता करें, क्योंकि अगर इधर 70 स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेट का कोई इशू नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो ठीक है इंडिविजुअली उनकी सर। अपनी साइड से नेट का इशू आ रहा है, ठीक हो गया मैडम, सही ठीक है। है। ठीक है, चलें, ओके। अच्छा, काइंडली ये बार बार डिस्टर्बेंस जो है ये क्लास में बड़ा इफेक्ट करती है। वो बिल्कुल अब वो लोग खुद ज्वाइन करेंगे वरना बाद में किसी और क्लास के साथ कर लेंगे। काइंडली ज़रा फिजा ये मेरा लास्ट जो था ट्रीटीज वाला, ये इसको पेश कर दीजिएगा दोबारा प्लीज, ज़रा काइंडली दोबारा पेश कर दें, ओके थैंक यू। अच्छा, अब हम आगे जी लॉ, अब एक मैंने पहले आ गया था कि ये यूनिवर्सल नेचर लॉ देती है। यूनिवर्सल नेचर से मतलब है कि ये ऐसी ट्रीटी होती हैं जो तमाम ममालिक पे, दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होगी। और हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, आर्टिकल 2 भी पढ़ा था कि जो स्टेट यूएन की मेंबर नहीं, इवन देन दे आर बाउंड टू फॉलो इट, ठीक हो गया, इट्स ऑब्लिगेशंस। सो यूनिवर्सल नेचर ट्रीटी होगी जो तमाम दुनिया पे। सेकंड है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी ट्रीटी विच गिव जनरल प्रिंसिपल्स। ट्रीटीज जो जनरल प्रिंसिपल्स डेवलप करती हैं, जिसकी मैंने एक एग्जांपल लिखवा दी, नंबर ऑफ ट्रीटीज एग्जांपल में, लेकिन एक लिखवा दी लॉज ऑफ ट्रीटीज 1969 इटसेल्फ, ठीक है जी। ये ट्रीटीज सिर्फ उन्हीं के ऊपर, उन्हीं स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होंगी
जो स्टेट्स जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यूएन के अभी 193 मेंबर्स हैं, तो जो लॉज ऑफ ट्रीटीज है वो सिर्फ 193 मेंबर्स पर बाइंडिंग है। बाकी जो 64 स्टेट्स हैं उनके ऊपर यूएन की ये वाली ट्रीटीज जो जनरल प्रिंसिपल डिक्लेयर हो जाएंगी, ये बाइंडिंग नहीं होंगी, ठीक हो गया। सो हमारी, मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, हमारी दो टाइप्स हैं ट्रीटी की, लॉ मेकिंग ट्रीटी एंड ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉ मेकिंग ट्रीटीज जो होती हैं ये लेजिस्लेशन का रोल करती हैं, ये वक्त के साथ साथ इंटरनेशनल लॉ को चेंज करती हैं, ठीक हो गया। और ये दो तरह की ट्रीटीज डेवलप करती हैं या दो तरह के लॉज डेवलप करती हैं। पहला, लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेचर, मतलब ऐसा लॉ जो तमाम स्टेट्स पर बाइंडिंग होगा, जिसको यूनिवर्सल नेचर डिक्लेयर कर दिया। और ऐसा लॉ जिसको जनरल प्रिंसिपल डिक्लेयर कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रीटीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाएंगी। सेकंड आगे ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं वो ट्रीटीज जो स्टेट्स आपस में करती हैं फॉर एनी रीजन, ठीक है जी। और ये ट्रीटी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर बाइंडिंग होंगी जो इसके सिग्नेटरीज हैं। फॉर एग्जांपल सी पैक चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, लिहाजा वो चाइना और पाकिस्तान के ऊपर ही बाइंडिंग है, वो ईरान के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इसी तरह इंडस वाटर ट्रीटी, वो इंडिया और पाकिस्तान ने की हुई है, तो लिहाजा वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान पर बाइंडिंग है, वो बाकी स्टेट्स पर बाइंडिंग नहीं है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, तो वो किस पर बाइंडिंग है? ईरान और पाकिस्तान पे, वो अमेरिका पर बाइंडिंग नहीं। सो कहने का मकसद ये हुआ कि ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स वो ट्रीटीज होती हैं जो स्टेट्स आपस में करती हैं फॉर एनी रीजन, ठीक है जी। और वो ट्रीटीज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर बाइंडिंग होंगी, या प्रोविजंस ऑफ सच ट्रीटीज आर बाइंडिंग ओनली ऑन दोस ट्रीटीज व्हिच आर पार्टी टू द ट्रीटी। सही हो गया। सो एम आई क्लियर जी ट्रीटी? फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं प्लीज। सेम ही यस, एक दो स्टूडेंट्स बस जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ओके ग्रेट। अच्छा, अब हमने फर्स्ट सोर्स अपना खत्म कर लिया है। फर्स्ट सोर्स था हमारा ट्रीटीज और कन्वेंशन। अब हम सेकंड सोर्स पे आने लगे हैं, दैट इज कस्टम्स। सेकंड सोर्स इज कस्टम्स। अच्छा, कस्टम को पढ़ने से पहले दो चीजों का आपको पहले फर्क पता होना चाहिए कि यूजेजेस और कस्टम में फर्क क्या है। यूजेजेस, USAGES, यूजेजेस और कस्टम में फर्क क्या है, ये जरा आपको पता होना चाहिए। यूजेजेस जो होते हैं, जरा उसको लिख लेते हैं पहले कि यूजेजेस हैं क्या, ठीक है जी। यूजेजेस जो होते हैं दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। यूजेजेस आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर while the customs are binding in nature। ये लिखने फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। usages are non binding in nature while the customs are binding in nature। अच्छा, usages के लिए लिखिए कि they are initial, usages are initial stage of customs, initial stage of customs, while customs are final stage of usages, while the customs are final stage of usages। नहीं, मैं भी डिफरेंस करूंगा फिर इसमें। तीसरा लिखिए कि यूजेजेस अगर आप वॉलेट करते हैं तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, देयर इज नो पेनल्टी इन वॉलेशन ऑफ यूजेजेस। लेकिन कस्टम के वॉलेशन पर आपके ऊपर पेनल्टी है, सैंक्शंस है इंटरनेशनल लॉ में। अभी हम इनको समझ लेते हैं ये है क्या, पहले जरा लिख लें आप लोग। पेनल्टी ऑन वॉलेशन ऑफ कस्टम्स बट नॉट ऑन वॉलेशन ऑफ यूजेजेस। अच्छा जी, ये फिजा पेश कर दें फिर हम आगे चलेंगे। यूजेजेस और कस्टम में फर्क मैं भी डिटेल में बताऊंगा तो तीन और पॉइंट्स लिखवाने के बाद, लेकिन अभी के लिए कि जो प्रैक्टिस यूजेजेस डिक्लेयर होगी, since 3 PM now I am able to hear you, it's okay अब्बास, ये आपकी तरफ से नेट का कोई इशू होगा, अभी हम इस इशू को डिस्कस नहीं करते हैं प्लीज, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, यूजेजेस जो है उसमें दे आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर वाइल कस्टम्स आर बाइंडिंग इन नेचर, ठीक हो गया। यूजेजेस जो होते हैं वो इनिशियल स्टेज होती है, कस्टम फाइनल स्टेज होती है। यूजेजेस की वॉलेशन पे पेनल्टी कोई नहीं है, बट कस्टम की वॉलेशन पर पेनल्टी है। अब ये थोड़ा सा समझने के लिए तीन एक पॉइंट्स और लिखते हैं और फिर मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करता हूँ। और अब्बास आपके लिए स्पेशली इंशाल्लाह मैं बचे आखिर में रीकैप भी कर दूंगा, ठीक हो गया। सो डोंट वरी, सही है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर नेट का इशू इसलिए नहीं है कि बाकी 70 स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको सुन रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, इसका मतलब इधर नेट का इशू कोई भी नहीं है। तो ये इंडिविजुअली कोई इशू हो सकता है। ये अभी जो लोग देखें आते जा रहे हैं तो उनको हो रहा है, तो काइंडली बस अभी अब इस बात को डिस्कस नहीं करते, हमारा ऑलरेडी बड़ा टाइम वेस्ट हो चुका है डिस्कशन में। बट इंशाल्लाह मैं एंड में आपके लिए लेक्चर वो करूंगा
और रिकैप भी कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जी के बस अभी काइंडली बाकी मैसेजेस नहीं, थोड़ा सा अवॉइड करें बाकी मैसेजेस, ठीक है। आप फिजा ये जरा कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा एंड में, आखिरी मैसेज वो कॉपी पेस्ट कर दें, यूजेजेस एंड कस्टम वाला। अच्छा, अब जो है लिखिए जरा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कस्टम्स, इसी में सब हेडिंग एक दें, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कस्टम्स। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कस्टम्स। पहला लिखिए लॉन्ग ड्यूरेशन इज नॉट नेसेसरी। लॉन्ग ड्यूरेशन इज नॉट नेसेसरी। सेकेंड, complete uniformity is not required, but substantial uniformity. Complete uniformity is not required, but substantial uniformity. थर्ड, जनरल से वर्ड है जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस। जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस। एंड फोर्थ पॉइंट है ओपिनियो जूरिस। ओपिनियो, OPINIO स्पेस JURIS, जूरिस। ओपिनियो जूरिस, इसका मतलब आगे से लिख लीजिएगा जरा। Custom must be recognized. Custom must be recognized as required by international law. Custom must be recognized as required by international law. अच्छा जी, इसको जरा पेश कर दें फिजा, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ जरा। अब यूजेजेस और कस्टम को जरा समझते हैं, और फिर इन तीनों पॉइंट्स को भी फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ, और उस एग्जांपल की डिटेल में भी जाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि जब मैं आपको लॉज ऑफ सीज पढ़ाऊंगा, जो समुद्र के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उस वक्त वो एग्जांपल हम डिटेल में कर लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा सा एक टेंटेटिवली मैं आपको, क्योंकि यूजेज और कस्टम समझा रहा हूँ, तो सिर्फ उस हद तक रहूंगा, बाकी सीज में हम उसमें जाएंगे कि वो है क्या। पास में ऐसे होता था कि स्टेट्स जो है वो अपनी सॉवरेनिटी सिर्फ टेरिटरी तक क्लेम करती थी इनिशियली। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ स्टेट्स के बीच में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और उन्होंने समुंदर में भी और एयर में भी टेरिटरी क्लेम करना शुरू कर दी। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ सिर्फ समुंदर की। सो स्टेट्स ने वक्त के साथ साथ समुंदर में भी टेरिटरी क्लेम करना शुरू कर दी। अब कुछ स्टेट्स जो थी वो कहती थी, नॉटिकल माइल्स में वर्ड यूज करूंगा, नॉटिकल माइल्स होता है तकरीबन 1.8 या 7 माइल्स की इक्वल होता है, ठीक हो गया, वो बाद में चेक कर लीजिएगा। सो समुंदर में जो मेजरमेंट होते हैं यूनिट, वो नॉटिकल माइल्स होता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी कोस्टल लाइन पे खड़े हैं और आप, इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स सी, यू आर स्टैंडिंग ऑन ए कोस्टल लाइन एंड यू आर फेसिंग टुवर्ड्स सी, सो आपके साइल से लेकर समुंदर तक का जो 6 नॉटिकल माइल्स है, इनिशियली स्टेट्स ने, कुछ स्टेट्स कहती थी 3 नॉटिकल माइल्स, कुछ कहती थी 6 नॉटिकल माइल्स, कुछ कहती थी डिफरेंट, एक आता था। लेकिन एक हैबिट डेवलप हो गई थी स्टेट्स की कि समुंदर में भी टेरिटरी क्लेम करना। इनिशियली ये हैबिट स्टेट्स के बीच में नहीं थी। सो ये जो हैबिट क्रिएट हुई समुंदर में टेरिटरी क्लेम करना, ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेजॉरिटी स्टेट्स ने भी क्लेम करना शुरू कर दी, समुंदर में टेरिटरी क्लेम करना। और लेटर ऑन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने आपस में कॉन्सेंट डेवलप करके इस हैबिट को कॉन्सेंट देके ट्रीटी की फॉर्म में एक लॉ बना दिया, जो हम पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सीज। सो अब जरा गौर से सुनिएगा, ये जो हैबिट है समुंदर में टेरिटरी क्लेम करने वाली, ठीक है जी, इस हैबिट को 2 पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें। पहला पॉइंट कि जब मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने इसको कॉन्सेंट दे दी इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटी, ठीक है। तो ये हैबिट डिक्लेयर हो गई कस्टम। जब तक इस हैबिट को, वही 2 पॉइंट्स, मेजॉरिटी स्टेट ने कॉन्सेंट नहीं दिया था और मेजॉरिटी स्टेट ने प्रैक्टिस नहीं किया था, तो ये कहलाएगी यूजेजेस। सो इन दोनों पॉइंट से पहले ये हैबिट कहलाएगी यूजेजेस,
और इन दोनों हैबिट्स के बाद ये पॉइंट कहलाएगी कस्टम्स। तो जब तक ये हैबिट यूजेजेस थी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने कंसेंट नहीं दिया था, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने इसको प्रैक्टिस नहीं किया था, तो वो हो गई यूजेज। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने जब इसको प्रैक्टिस किया और कंसेंट दिया, तो ये यूजेज से कन्वर्ट हो गई ये हैबिट कस्टम्स। ठीक हो गया। अब आते हैं जरा ये देखें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कस्टम्स। स्टैट्यूट्स ऑफ आईसीजे में लिखा हुआ है, जो आईसीजे के रूल्स मैंने अभी बताए हैं, जिनको हम स्टैट्यूट्स कहते हैं ऑफ आईसीजे, इसके अंदर लिखा हुआ है कि लॉन्ग ड्यूरेशन इज नॉट नेसेसरी। मतलब ये है कि किसी भी हैबिट को ये नहीं कि ऐसा दराज से फॉलो किया जाएगा तो तब कस्टम बनेगा, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी, बस सिर्फ वही दो पॉइंट्स है कि प्रैक्टिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स एंड कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। सेकंड देखिए, कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी इज नॉट रिक्वायर्ड बट सब्सटैंशियल। कंप्लीट यूनिफॉर्म, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट एक जैसा है, आप अपनी स्क्रीन पे अगर देखें, कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी इज नॉट रिक्वायर्ड बट सब्सटैंशियल। और थर्ड है जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस। मतलब कि कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी मींस कि तमाम स्टेट्स का कंसेंट नहीं चाहिए, तमाम स्टेट्स की प्रैक्टिस नहीं चाहिए, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट और प्रैक्टिस चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि जर्नलिटी ऑफ प्रैक्टिस। मैंने भी स्टार्ट में कहा था जर्नल से वर्ड हमें हमेशा लॉ में लेंगे, मेजॉरिटी नॉट ऑल। ठीक हो गया। वो जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ये उन्हीं दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओपिनियो जूरिस। ओपिनियो जूरिस से मतलब ये है कि जब एक यूजेज को कस्टम बन जाएगा तो उसको इंटरनेशनल लॉ में उस वक्त फॉलो किया जाएगा जब उसको इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसका एक प्रोसेस होता है कि आईसीजे लॉ करता है, पहले स्टेट करती है, फिर आईसीजे लॉ करता है, फिर वो कस्टम डिक्लेयर हो जाता है, इंटरनेशनल कस्टम डिक्लेयर हो जाता है। तो उस प्रोसेस को फॉलो किया जाए। ओपिनियन जूरिस का मतलब ये है कि उस प्रोसेस को फॉलो किया जाए जो इंटरनेशनल लॉ रिक्वायर्ड करता है। ठीक हो गया। सो क्रक्स या इन अ नटशेल आई विल से दैट यूजेजेस और कस्टम क्या होते हैं। जब भी कोई हैबिट आप ध्यान में रखने, ये समुद्र में टेरिटरी क्लेम करना, इस तरह की नंबर ऑफ हैबिट्स थी। ठीक होगी। जैसी उन हैबिट को दो पॉइंट सिर्फ ध्यान में रख लें, क्रक्स है मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, मेजॉरिटी नॉट ऑल, एंड सेकंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स कॉन्सेंट दे दें, नॉट ऑल। ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के बाद वो हैबिट यूजेज से कस्टम डिक्लेयर हो जाएगी। तो जब तक ये दो चीजें ना मिली तो वो यूजेज है, जैसी उनको वो दो चीजें मिल गई तो कस्टम है। तो जब तक वो यूजेजेस होगी, यूजेज की डेफिनेशन में आएगी, तो उसको आप फुलफिल करो या ना करो कोई पेनल्टी नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है। और जब वो कस्टम डिक्लेयर हो जाएगी फिर यू आर बाउंड टू फॉलो इट। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है जी। एम आई क्लियर? आगे मूव करें जी थर्ड सोर्स पे प्लीज। यस अदर स्टूडेंट्स प्लीज काइंडली। सेकंड पॉइंट बच्चे ऐसा है कि देखें बच्चे, सेकंड पॉइंट कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी। मतलब यूनिफॉर्मिटी क्या होता है कि तमाम के तमाम यूनिवर्सली यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। सो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए बल्कि मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है जी। कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी इज नॉट रिक्वायर्ड बट सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल है बस मेजॉरिटी चाहिए आपको। ठीक हो गया। अब्दुल्ला ऐसे है बच्चे की जो पेनल्टी है वो इंटरनेशनल लॉ सैंक्शंस लगाता होता है। ठीक हो गया। अब हम कमिंग क्लासेस में देखेंगे वो सैंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, जिसकी डिटेल इधर नहीं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अभी मैंने सैंक्शन समझाना शुरू कर दे तो ये अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए ध्यान में रख लेंगे इंटरनेशनल लॉ में सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस लगा देता होता है। ठीक हो गया। या आईसीजे सैंक्शंस के लिए ऑर्डर कर देता होता है अगर आप वायलेशन करते हैं। अब्दुल्ला एम आई क्लियर? जिस स्टूडेंट को मैं आंसर कर दूं, सिंपल रूल ये होगा कमिंग क्लासेस में ध्यान में रखने के, वो मुझे यस लिख देगा सो दैट मैं समझ जाऊं कि उसको आंसर मिल गया। ओके। अब हम चलते हैं थर्ड सोर्स के ऊपर। थर्ड सोर्स को पढ़ाने के बाद जो स्टूडेंट्स लेट आए थे उनके लिए और पूरी क्लास के लिए मैं एक मरतबा पूरा टॉपिक स्टार्ट से रिपीट कर दूंगा, ताकि अब्बास या जो और स्टूडेंट्स लेट आए हैं जिन्होंने मुझे कहा उनको किसी भी तरह का इशू ना हो और एटलीस्ट वो थोड़ा सा रिकैप से फायदा उठा सकें। तो थर्ड सोर्स हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं रिकैप करूंगा। आ जाए जी थर्ड सोर्स पे। बस बिल्कुल कोई मसला नहीं है बॉस, रिलैक्स करें, चिल करें, इंशाल्लाह आपकी सारी मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी। आ जाते हैं जी थर्ड सोर्स पे जरा। थर्ड सोर्स लिखिए, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। थर्ड सोर्स है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। अच्छा, अभी क्लास चल रही है क्योंकि सब स्टूडेंट्स आए हुए हैं ऑनलाइन, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि मैं क्लास के एंड पे अपना लिंक शेयर कर दूंगा, काइंडली उसको कॉपी करके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उधर से आप लोगों को मिल जाएगी कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे, और ये जो हम डेली के लेक्चर्स होते हैं इनको मैं जरा फाइनल करके एक मरतबा उधर आप लोगों के लिए रख दूंगा ताकि ये पॉइंट्स की फॉर्म में भी आपको मिल जाए, प्लस एमसीक्यूज वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो इसलिए फौरन क्लास लीव नहीं करनी है जब टाइम खत्म होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी थर्ड सोर्स पे।
थर्ड सोर्स है, ये जरा लिख लें, देन आई विल एक्सप्लेन इट। लिखिए, दीज आर दो सोर्सेज, these are sorry, these are sources नहीं, these are those principles, these are those principles which are recognized not only, which are recognized not only by domestic law, which are recognized not only by domestic law but also international law। मैं रिपीट करता हूँ, these are those principles which are recognized not only by domestic law but also international law। Second, these are principles, these are principles which have been followed, which have been followed in laws of different civilizations, which have been followed in laws of different civilization। That is मतलब I dot E dot, that is Roman law, Islamic law, etc. Third, these are those principles, थोड़ा सा मैं अब स्पीड में बोलने लगा हूं तो काइंडली, क्योंकि टाइम की कमी है तो अब जरा स्पीड में चलेंगे। These are those principles which are necessary response to, these are those principles which are necessary response to human association, necessary response to human association। necessary response to human association, ब्रैकेट में आगे लिख लें सोसाइटी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सोसाइटी। आगे लिख लें, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये पेस्ट किया आपके चैट बॉक्स में। फॉर एग्जाम्पल, रेस जुडिकाटा, एस्टॉपल, एटसेट्रा। रेस जुडिकाटा, एस्टॉपल, स्टॉप से है वर्ड, एस्टॉपल, एटसेट्रा। हाँ जी, फिजा ये पेस्ट कर दें प्लीज। अच्छा, अब जरा देखते हैं ये है कि थर्ड सोर्स। थर्ड सोर्स जो है, ये कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल से मेरा मतलब ये है कि जिस तरह के दो प्रिंसिपल्स मैंने आपके सामने लिख दिए, रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल, तो इस तरह का सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। अब फिजा ये पेस्ट कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दो मैंने जो आपके सामने लिख ली हैं, जिस तरह रेस जुडिकाटा एग्जांपल में लिखा है, एस्टॉपल मैंने एग्जांपल में लिखा है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इस तरह के नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स है, समझ लें समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल 100 प्रिंसिपल्स की लिस्ट है, लेट्स से, ठीक है। रेस जुडिकाटा 1 हो गया, एस्टॉपल 2 हो गया, रेस सब जुडिस 3 हो गया, इस तरह हंड्रेड्स की एक लिस्ट है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल्स मैंने बताया, ये दीज आर द थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यहाँ से लॉ डिराइव किया जाता है। अब इन प्रिंसिपल्स के लिए 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है समझने। नंबर 1 कि ये प्रिंसिपल्स ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करे बल्कि डोमेस्टिक लॉ ने भी रिकॉग्नाइज किया। लेट्स से 100 की लिस्ट है, जिनमें से 100 जो है डोमेस्टिक लॉ करता है और इंटरनेशनल लॉ 60 को रिकॉग्नाइज करता है, तो सिर्फ 60 को इंटरनेशनल लॉ में माना जाएगा। मतलब ये कि वो प्रिंसिपल जिनको दोनों लॉज ने रिकॉग्नाइज किया, सिर्फ वो इंटरनेशनल लॉ कंसीडर करेगा। सेकंड, ये प्रिंसिपल पास्ट सिविलाइजेशंस में फॉलो किए जाते थे। पास्ट सिविलाइजेशन से मतलब ये है कि रोमन लॉ में भी थे, इस्लामिक लॉ में भी कॉन्सेप्ट है, अभी भी रोमन लॉ में भी, कि जी ये प्रिंसिपल से लॉ ड्राइव होता था, तो ये इस्लामिक और रोमन लॉ में भी एग्जिस्ट करते थे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन प्रिंसिपल्स का, कि दीज प्रिंसिपल्स ये जो है ह्यूमन सोसाइटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रिंसिपल एग्जिस्ट ना करते होते तो सोसाइटी की स्मूथ रनिंग ना होती, सोसाइटी में जस्टिस ना मिलता, सोसाइटी में केओस होता, एनार्की होती, सोसाइटी में लोगों को लिटिगेशन के लिए ज्यादा मसले होते। सो मतलब ये हुआ कि ये प्रिंसिपल्स सोसाइटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन सोसाइटी के लिए। अब पेपर में आपने सिर्फ इतना लिख देना, रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल, और एक दो एग्जांपल्स जहां पर ये अप्लाई हुए बुक में से उठा के लिखनी है आपने काइंडली, अपने जब नोट्स बनाएंगे तो दिस इज मोर देन एनफ। कोई और डिस्कशन की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो मैं ये रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल को एक्सप्लेन कर दूं एक किसी को, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको कि ये है क्या।
इफ यू आर विलिंग, अदरवाइज पेपर के लिए ना फिर आपने एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक हो गया, ओके चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जिनको समझ आ गया वो खुश हो जाएं, जिनको नहीं समझा उसमें वो टेंशन ना लें। आपने पेपर में इन एग्जांपल्स को लिखना नहीं है, ठीक हो गया। आपने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इन एग्जांपल्स का बस हवाला देना है, रेसिड्यू का टेस्ट तो समझ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये उन स्टूडेंट्स के लिए कि अगर किसी को समझना है। अब हमने देखा कि ये प्रिंसिपल्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सोसाइटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने कहा कि सोसाइटी में नहीं होंगे तो सोसाइटी में जस्टिस नहीं मिल सकता, स्मूथ रनिंग ऑफ सोसाइटी नहीं होगी। हम देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल रेस जुडिकाटा को मैं समझाता हूँ। हमारे मुल्क में अगर हम आ जाए, इधर मैं एग्जाम्पल दूं तो हमारे मुल्क में हायरार्की ऑफ कोर्ट है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे हाई कोर्ट, फिर उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक हो गया। अब जब भी आप एक केस फाइल करते हैं, रेस जुडिकाटा में समझा रहा हूं, जब भी आप एक केस फाइल करते हैं और उसका फैसला लेट से आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और बल्कि एक इलस्ट्रेशन डेवलप करते हैं। लेट से एक शख्स है ए, वो गया, उसने पिस्टल निकाला और बी का मर्डर कर दिया, डेलिबरेट मर्डर कर दिया और बी की डेथ हो गई। दिस इज फर्स्ट इलस्ट्रेशन। एक है सेकंड इलस्ट्रेशन। ए था, वो अपने दोस्तों के साथ शिकार करने गया, हंटिंग के दौरान उसको झाड़ियों के अंदर हिरन नजर आया, उसने फायर कर दिया। जब वो हिरन की बॉडी उठाने के आगे देखा, वो झाड़ियों में हिरन नहीं बल्कि बंदा था। दूसरे केस में मर्डर हो गया। लेकिन दोनों इलस्ट्रेशन में हमने देखा कि दोनों के फैक्ट्स अलग है। ठीक हो गया, लेकिन दोनों में हुआ सेम ही कि मर्डर हो गया, फैक्ट्स अलग है। सो इसका मतलब है कि दोनों का डिसीजन भी अलग आएगा क्योंकि दोनों के फैक्ट्स अलग हैं। ठीक है, ये आप लोग एग्री करेंगे। अब मैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन देता हूँ ए। तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है कि ए ने मर्डर किया और बी, दूसरी मिसाल दी कि बी झाड़ियों के पीछे उधर गया, उसने मतलब फायर किया उधर से, झाड़ियों के पीछे हिरन के बजाय बंदा मर गया। सो ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है इसको बोलते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस कि हुआ क्या था। ठीक हो गया। अब आ रहे हैं रेस जुडिकाटा पे। लेट से एक शख्स ने, ये पहली इलस्ट्रेशन गया, पिस्तौल निकाल के बी का मर्डर कर दिया वाली फर्स्ट इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद में केस फाइल हुआ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद ने उसको सजाए मौत दे दी। ठीक हो गया। अब रेस जुडिकाटा ये कहता है कि जब एक अदालत कोई फैसला कर देती है तो आप सिमिलर फैक्ट्स पे, सिमिलर फैक्ट्स मैंने बता दिया कि केस की जो स्टोरी कहानी, सिमिलर फैक्ट्स पे दोबारा सेम लेवल ऑफ जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास दोबारा नहीं जा सकते। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान की जितने कोर्ट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो मुल्तान है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन सब की एक जुरिस्डिक्शन है, एक जैसी पावर्स है, समझ लें। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट। उसके बाद उनसे थोड़ी हायर हाई कोर्ट की और फिर सुप्रीम कोर्ट की। सो रेस जुडिकाटा कहता है कि जब आपका फैसला एक अदालत कर देती है तो फिर आप सिमिलर लेवल अदालत के पास दोबारा नहीं जा सकते, सिमिलर जुरिस्डिक्शन के पास दोबारा नहीं जा सकते, या उसी अदालत के पास दोबारा नहीं जा सकते सिमिलर फैक्ट्स पर। बल्कि आप क्या करेंगे फिर, अब ये रेस जुडिकाटा नहीं कर रहा, बट इट इज इम्प्लाइड कि जब आपको सिमिलर फॉरम पे दोबारा जाने से मना किया गया तो आप क्या करेंगे, आप अपील करेंगे, आप हाई कोर्ट जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब लेट से उस फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में ए को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद ने सजाए मौत दे दी, तो वो अब अपना केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं लेके जा सकता, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद की दोबारा नहीं आ सकता कि इसका दोबारा फैसला करो, क्योंकि रेस जुडिकाटा उसको मना कर रहा है। सो वो किधर जाएगा, अपील में हाई कोर्ट जाएगा और फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट और फिर केस का फैसला हो जाएगा। अब फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर रेस जुडिकाटा सोसाइटी में ना होता, क्योंकि हमने ये देखना है सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये सोसाइटी में ना होता रेस जुडिकाटा तो क्या इश्यू होना था, जरा देखिएगा। एक और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद सजाए मौत देता तो वो अपना केस ले जाता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, वो कहता सजाए मौत, वो ले जाता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ लाहौर के पास, वो कहता सजाए मौत, वो ले जाता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मुल्तान के पास, वो कहता सजाए मौत, वो फिर अपना केस ले जाता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ पेशावर, वो कहता सजाए मौत, फिर उसको ले जाता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कराची, वो कहता सजाए मौत। इन दी मीनवाइल बी की अपनी मौत हो जाती जो केस कर रहा था अपने लीगल हेयर के लिए। ठीक हो गया, मीनिंग देर बाय कि दूसरी पार्टी को इंसाफ ना मिल पाता। सो हमने देखा कि रेस जुडिकाटा एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने लिटिगेशन को कम कर दिया और दूसरी पार्टी को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो लिटिगेशन कॉस्ट थी, लिटिगेशन टाइम, तो उसको कम कर दिया। सो हमें इससे पता लगा कि रेस जुडिकाटा एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन सोसाइटी के लिए। एंड सेम इज द केस फॉर स्टॉपल, जिसपे मैं आगे नहीं जाता समझाने के लिए। तो यहां तक क्लियर हो गया कि ये सोसाइटी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एग्जांपल भी काफी है, स्टॉपल विल फिर इस तरह टेक टाइम, तो आपने पेपर में एक्सप्लेन नहीं करना है। क्लियर है जी स्टूडेंट्स, ये कैसे ये सोसाइटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम 4 सोर्स लिखते हैं, सिर्फ हेडिंग लिख लें और फिर मैं रिकैप करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो लेट आए हैं। 4 सोर्स लिख लें, डिसीजंस ऑफ जुडिशियल
आर्बिट्रल, आर्बिट्रेशन से है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, दिस इज फोर्थ सोर्स। हेडिंग लिख लें, फिर मैं रीकैप करता हूं जरा तमाम स्टूडेंट के लिए। अच्छा जी, रीकैप आप जरा जल्दी में करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। हमारी क्लास 5 o'clock खत्म हो गया है, ऐसा ही है। सो वी हैव 1 hour ओनली। अच्छा, अब देखते हैं जी जल्दी से। हमारा आज का टॉपिक था सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ओके, 5:30 है, दैट्स ग्रेट। सो हमारे पास फिर टाइम है। हमारा आज का टॉपिक था सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हमने देखा कि इंटरनेशनल लॉ के 7 सोर्सेज हैं। वो लिस्ट आप जो लोग लेट आए हैं वो बाद में लिख लेंगे। अगर फिजा आप लिस्ट पेश कर सकती है मेरे लेक्चर को साथ साथ, तो काइंडली आप पेश कर दें ताकि जो स्टूडेंट्स है वो उसको देख सकें। अच्छा, 7 सोर्सेज हैं हमारे पास। सबसे पहले आ गया ट्रीटीज और कन्वेंशन, सेकंड आ गया कस्टम्स, थर्ड आ गया जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइजेशन, फोर्थ आ गया डिसीजंस ऑफ जुडिशियल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, फिफ्थ आ गया डिसीजंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। फिजा पेश करते हैं ताकि स्टूडेंट्स देख लें जो लेट आए और कॉपी भी कर लें वो लोग। और आखिरी आ गया अदर सोर्सेज। इसमें पहले 3 सोर्सेज डायरेक्ट और फॉर्मल सोर्सेज हैं और बाकी 3 इनडायरेक्ट और मटेरियल सोर्सेज हैं। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38(1) ऑफ स्टैट्यूट्स ऑफ आईसीजे, जो स्टूडेंट्स लेट हैं वो फिक्र ना करें, उनको नोट्स की फॉर्म में मैं इंशाल्लाह ये चीजें ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। सो उधर से वो उठा सकेंगे। तो आर्टिकल 38(1) ऑफ आईसीजे के अकॉर्डिंग सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के 5 सोर्सेज हैं, जो मैंने पहले 5 लिखवाए हैं, ट्रीटी से लेके ज्यूरिस्टिक वर्क तक। छठा और सातवां सोर्स आईसीजे के अकॉर्डिंग इट इज नॉट अ सोर्स। तो आईसीजे छठे और सातवें को सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर नहीं करता है। ठीक हो क्या? अच्छा, अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है राइट अ नोट ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज, आपने ये लिखने हैं। नोट आ जाता है राइट अ नोट ऑन फॉर्मल एंड मटेरियल, तब भी आपने ये सारे लिखने हैं। अगर आ जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 राइट अ नोट ऑन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38(1) ऑफ आईसीजे, फिर आपने सिर्फ पहले 5 लिखने हैं। जो स्टूडेंट्स लेट हैं वो साथ साथ इन चीजों को जल्दी जल्दी कॉपी करते जाए अपने पास नोट्स। अच्छा जी, उसके बाद आ गया, हमने सबसे पहले आगे ट्रीटीज पे फर्स्ट सोर्स पे। ट्रीटीज हमने देख लिया डेफिनेशन शुरू में। ट्रीटीज एन एग्रीमेंट वेयर बाय 2 और मोर स्टेट्स एस्टैब्लिश और सीक टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन देम गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद हम आगे टाइप्स ऑफ ट्रीटीज पे। पहली है लॉ मेकिंग ट्रीटीज, काइंडली फिजा पेश कर दीजिएगा। एंड सेकंड इज ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आ जाते हैं लॉ मेकिंग ट्रीटीज पे। लॉ मेकिंग ट्रीटीज जो होती हैं ये लॉ को डेवलप करती हैं और लॉ को वक्त के साथ साथ चेंज करती है इंटरनेशनल लॉ को। ठीक हो गया? जैसे जैसे नया इशू आता है तो इंटरनेशनल लॉ में इसी तरह ये लॉ मेकिंग ट्रीटीज नया लॉ बनाती है और इंटरनेशनल लॉ को वक्त के साथ साथ बदलती हैं। लॉ मेकिंग ट्रीटीज, फिजा ये ट्रीटीज वाला काइंडली पेश कर दीजिएगा। लॉ मेकिंग ट्रीटीज जो है ये एक एक यूनिवर्सल नेचर का लॉ डेवलप करती है जो तमाम पूरी दुनिया के ममालिक के ऊपर बाइंडिंग होता है, जिसकी एग्जांपल यूएन चार्टर है। और ये सेकंड वो ट्रीटीज करती है जिनको जनरल प्रिंसिपल्स, मतलब ये सेकंड ऐसा लॉ करती है जिनको जनरल प्रिंसिपल डिक्लेयर किया जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ यूएन के मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होती है। इसके बाद आ गया सेकंड ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, लॉ मेकिंग ट्रीटी क्लियर हो गया जो स्टूडेंट्स लेट थे। लॉ मेकिंग ट्रीटी जो होती हैं ये 2 तरह के लॉज डेवलप करती हैं। एक इनका काम होता है लेजिस्लेशन करना, इंटरनेशनल लॉ को वक्त के साथ साथ बदलना। और ये ट्रीटीज जो होती हैं एक यूनिवर्सल नेचर लॉ डेवलप करती हैं, जिसकी एग्जांपल यूएन चार्टर और कई ऐसी एग्जांपल हैं जो आगे आती रहेंगी क्लासेस में, जो तमाम दुनिया के ममालिक पर बाइंडिंग होती है। और ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ जो सॉरी ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जो ट्रीटीज विच गिव यूनिवर्सल लॉ, और दूसरी है ट्रीटी विच गिव जनरल प्रिंसिपल। जो जनरल प्रिंसिपल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर स्टेट्स पर बाइंडिंग होती है। इसके बाद आ जाती है सेकंड टाइप ट्रीटी की, दैट इज ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पर बाइंडिंग होती हैं जो उसके सिग्नेटरीज हैं। फॉर एग्जांपल इंडस वाटर ट्रीटी, इट इज बाइंडिंग ओनली अपॉन पाकिस्तान एंड इंडिया, नॉट ऑन ईरान एंड चाइना। सीपैक, इट इज बाइंडिंग ओनली ऑन चाइना एंड पाकिस्तान, नॉट एनी अदर स्टेट। सो ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पर बाइंडिंग होती हैं जो उसके सिग्नेटरीज हैं। इसके बाद आ गया जी सेकंड सोर्स, दैट इज कस्टम्स। कस्टम को डिस्कस करने से पहले मैंने थोड़ा सा आपसे फर्क बताया, यूजेजेस और कस्टम में फर्क क्या है। कोई यूजेजेस और कस्टम ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल समुद्र में मैंने एग्जांपल दी टेरिटरी क्लेम करना, ये एक हैबिट थी स्टेट्स की। आहिस्ता आहिस्ता पहले कुछ स्टेट्स इसको फॉलो करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की किसी भी हैबिट को जब मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट प्रैक्टिस करें, पहली कंडीशन, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट उस हैबिट को कॉन्सेंट दे दें, दूसरी कंडीशन। तो प्रैक्टिस मेजॉरिटी स्टेट का करना और मेजॉरिटी स्टेट का कॉन्सेंट देना इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटी, वो हैबिट डिक्लेयर हो जाती है कस्टम। जब तक ये 2 चीजें नहीं है वो डिक्लेयर होगी यूजेजेस। सो यूजेजेस बाइंडिंग नहीं होते हैं, इनकी वॉलेशन में पेनल्टी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो हैबिट कस्टम डिक्लेयर हो जाए तो इसकी वॉलेशन में पेनल्टी भी है और वो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। फिर आ गया थर्ड सोर्स। थर्ड सोर्स जो है
ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताना भूल गया और वो ध्यान में रखिएगा कि थर्ड, जिस तरह पहले सोर्स का पूरा नाम ट्रीटीज है या कन्वेंशन है, दूसरे सोर्स का पूरा नाम कस्टम्स है, इसी तरह थर्ड सोर्स का पूरा नेम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। और एक चीज जहन में रख लें कि कहीं पे वर्ड अगर जनरल प्रिंसिपल यूज हो रहा है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड सोर्स है। अगर किताब में कहीं वर्ड थर्ड सोर्स लिखा होगा तो उसके मुतालिक पूरा लिखा होगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। ठीक हो गया जी। इसके 3 पॉइंट्स थे। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉ दोनों रिकॉग्नाइज करें। सेकंड, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो पास्ट सिविलाइजेशन के लॉ में फॉलो होते थे। एंड थर्ड, इंपॉर्टेंटली, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैंने 2 एग्जांपल दिखवा दी हैं, रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल। इस तरह के कई और प्रिंसिपल्स हैं। और रेस जुडिकाटा को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रेस जुडिकाटा या एस्टॉपल जो प्रिंसिपल्स हैं ये सोसाइटी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। होप अब्बास वगैरह जो लोग लेट 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 थे उनको कुछ समझ आ गया। उन लोगों को प्लीज से मी यस इफ यू गॉट इट। कुछ ना कुछ समझ आ गया आप लोगों को रिपीट करने से? ओके, ग्रेट ग्रेट, चलें, गुड हो गया। अब आ जाए जी फोर्थ सोर्स पे। फोर्थ सोर्स पे आ जाए, चले। फोर्थ सोर्स है जी डिसीजंस ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। अब अगर आप लोग जरा गौर से देखें थोड़ा सा, जुडिशियल ट्राइब्यूनल 2 चीजें हैं चौथे सोर्स में। आप पेपर में इसको अलग अलग नहीं लिख देंगे, सब हेडिंग अलग दे सकते हैं, ठीक है जी। सोर्स ये फोर्थ ही है, लेकिन इसको अलग सब हेडिंग देंगे। अब देखें 2 चीजें, एक है जुडिशियल ट्राइब्यूनल, एक है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। 2 चीजें हैं, ठीक हो गया। सो हम इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे कि जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या चीज है। क्लियर होगी? सो आप इस चौथे सोर्स के नीचे नई हेडिंग देंगे, मतलब सब हेडिंग देंगे, जुडिशियल ट्राइब्यूनल। पहले जुडिशियल ट्राइब्यूनल। अच्छा जी, पहला पॉइंट लिखिए। मैंने कोई भी फिगर्स बनाने का नहीं कहा, कोई भी फिगर बनाने का नहीं कहा बच्चे। दूसरी क्लास में कहा होगा, इस क्लास में अभी तक आप उस लेक्चर पे नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी जुडिशियल ट्राइब्यूनल। जुडिशियल ट्राइब्यूनल लिखिएगा जरा। पहला पॉइंट, फोरम का नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेम ऑफ फोरम इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 59 ऑफ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 59 ऑफ statutes, STATUTES, statutes of ICJ, decision of ICJ is binding upon the parties in that particular matter. In that particular matter. 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट लिखिएगा थोड़ा सा स्पीड में प्लीज। हमने आज एक शॉर्ट नोट भी इंशाल्लाह करना है, मेरी कोशिश है कि एक शॉर्ट नोट भी आज साथ कर लें। लिखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 94 ऑफ यूएन, according to article 94 of UN, if one party defy the order of the court, मतलब एक पार्टी अगर आईसीजे का डिसीजन को नहीं मानती, if one party defy the decision of ICJ या judgment of ICJ of the court, ICJ, if one party defy the decision या judgment of ICJ, the other party will approach to Security Council, the other party will approach to Security Council, and Security Council will implement that decision. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, PRECEDENT, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके सामने ब्रैकेट में लिख लें, it is not necessary for an ICJ, it is not necessary for an ICJ
to strictly follow it. It is not necessary for an ICJ to strictly follow it. तो भाई ये वो करेंगी, टेक्स्ट करेंगी, आप उसमें से देख लेंगी. It is not necessary for an ICJ to strictly follow it. Doctrine of precedent. Next point लिखिएगा. Advisory opinion of ICJ is advisory opinion of ICJ is non-binding in nature. Non-binding in nature. Advisory opinion of ICJ is non-binding in nature. और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, ये मैं चैट बॉक्स में कर रहा हूं प्लीज. एक्स एक्यो एट बोनो. एक्स एक्यो एट बोनो. इसके आगे ब्रैकेट में लिख लें वेयर द पार्टीज एग्री. इसका मतलब अंग्रेजी में, इंग्लिश में वेयर द पार्टीज एग्री. ओके फिजा बच्चे इसको कर दें, पेश कर दें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं. जिन स्टूडेंट्स का रह गया वो यहां से देख लेंगे. अच्छा, अब हमारा फोर्थ सोर्स जो था वो है डिसीजन ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. तो हमने उसकी सब हेडिंग्स दो बना ली, जुडिशियल एंड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. पहले आ जाते हैं जुडिशियल ट्राइब्यूनल. इसमें जो फॉरम है उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. अच्छा, एक चीज जरा थोड़ा सा बता दूं, जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में फर्क क्या है. मैंने फर्स्ट क्लास में एक बात की थी और आज फिर रिपीट करता हूँ, हर क्लास में कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स गलती ना करें. जब मैं कहूँ कि ये दिस इज लेमैन कॉन्सेप्ट, तो लेमैन कॉन्सेप्ट से मतलब ये है कि आप उसको पेपर में नहीं लिख सकते उस तरह हूबहू, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ. ठीक हो गया. सो लेमैन कॉन्सेप्ट पहले जरा समझाता हूँ कि जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में लेमैन कॉन्सेप्ट क्या है. बाकी डिटेल तो अभी हम आज कर लेंगे. देखिए, मिसाल के तौर पे दो दोस्त हैं ए और बी. दोनों ने आपस में कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो ए ने फ्रॉड कर दिया और बी को लॉस हुआ. तो बी चला गया अदालत में. उसने कहा, कोर्ट को ये सारी कहानी सुनाई, कोर्ट ने केस सुना, ट्रायल हुआ. ट्रायल के बाद साबित हो गया कि ए ने फ्रॉड किया था. तो अदालत कहेगी कि मैं ए को दफा 419(20) के तहत 7 साल की सजा सुनाती है. ठीक हो गया. ये तो अदालत का फैसला आ गया. अब ऑन दी अदर हैंड, अगर वही दोनों दोस्त अदालत में जाने के बजाय किसी तीसरे दोस्त के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि यार ये मसला हुआ है, देखो इस तरह हुआ है, वो दोनों की स्टोरी सुनता है और स्टोरी सुनने के बाद वो कहता है कि जी मुझे लग रहा है कि ए तुम्हारी गलती है और तुमने फ्रॉड किया है. तो वो ए को कहेगा, वो ए को ये तो नहीं कह सकता कि ए को कि यार तुमने फ्रॉड किया है, लिहाजा मैं तुम्हें दफा 419 और 20 के तहत 7 साल की सजा सुनाता हूँ, क्योंकि इट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, ही इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ. सो वो यही कहेगा मैक्सिमम कि यार ए को कहेगा कि मुझे लग रहा है तुमने, तुम्हारी गलती है, तुमने फ्रॉड किया, लिहाजा इसका 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तुम इसको 10 लाख रुपए वापस दे दो, बस मामला खत्म. सो वो स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो नहीं करेगा. सेम इज सिचुएशन इन इंटरनेशनल लॉ एज वेल एज डोमेस्टिक लॉ. कि जुडिशियल ट्राइब्यूनल जो होता है वो स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो करते हैं, जबकि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की मर्जी है वो लॉ को फॉलो करे या कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सोल्यूशन दे, वो हम बाद में देखें. इस एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं, दोनों को समझते हैं. पहले आते हैं जुडिशियल ट्राइब्यूनल. इंटरनेशनल लॉ में जो जुडिशियल ट्राइब्यूनल है उस फोरम का नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. और आर्टिकल 59 ऑफ स्टैट्यूट्स ऑफ आईसीजे, जो लोग लेट आए इनको बता दूं, स्टैट्यूट्स ऑफ आईसीजे का मतलब है कि वो लॉ जिसके अकॉर्डिंग आईसीजे गवर्न होता है, जो काम करता है आईसीजे, वर्किंग करता है, उसको कहते हैं स्टैट्यूट्स ऑफ आईसीजे. उसमें लिखा हुआ है कि आईसीजे का डिसीजन पार्टीज पर बाइंडिंग होता है. ये चीज आपके जहन में होना चाहिए कि जब दो पार्टीज, लेट्स इंडिया पाकिस्तान, अपना केस लेकर चली जाती है आईसीजे में, तो आईसीजे का डिसीजन उनके ऊपर बाइंडिंग होगा. एक चीज बता दूं कि स्टूडेंट्स के फौरन क्वेश्चन ना आ जाए, जब हम यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे और यूनाइटेड नेशंस में इंशाल्लाह हम हर ऑर्गन को डिटेल में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी डिटेल में पढ़ेंगे. तो जो कुलभूषण यादव केस है वो हम वहां पर आईसीजे में वहां पर डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया. क्योंकि आज हमारी बेसिक्स खत्म हो जाएंगी, आज इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर है बेसिक्स का. उसके बाद हम टोटली इंटरनेशनल लॉ को करंट अफेयर्स के साथ पढ़ेंगे. मतलब हमारी क्लास के हमेशा 15-20 मिनट लास्ट के होंगे, जो हमने पढ़ा है उसको करंट इश्यूज पर अप्लाई करें.
सो कमिंग क्लासेस में हम कुलभूषण जाधव केस को पढ़ लेंगे। सेकेंडली एक और चीज बताता हूँ, जब मैं आईसीजे पढ़ाऊंगा तो यही चीजें जो भी पढ़ा रहा हूँ पॉइंट्स उधर वापस रिपीट होंगे, लेकिन मैं वहां पे रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सोर्सेज में आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ा दी थी, ठीक हो गया, तो वहां भी चीजें दोबारा रिपीट नहीं होंगी। अच्छा, आर्टिकल 59 के तहत आईसीजे का डिसीजन पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। लेट्स इंडिया पाकिस्तान अपना केस लेकर गया आईसीजे के पास, तो आईसीजे का जो फैसला आएगा वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर बाइंडिंग होगा। और लेट्स से अगर इंडिया फॉर एग्जांपल उस डिसीजन को नहीं मानता है जो आईसीजे का आया, तो पाकिस्तान के पास क्या रेमेडी होगी, वो लिखी हुई है आर्टिकल 94 में, कि आर्टिकल 94 के तहत आईसीजे क्या करेगा, वो